तो अब हम लोग जानेंगे उस उन इंफॉर्मेशन से, जो गुड इंफॉर्मेशन या बैड इंफॉर्मेशन होता है, उससे कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अगर सोचो कंपनी का जो गुड न्यूज आया है मार्केट में, वो क्या करता है, शेयर के प्राइस को इंक्रीज कर देता है, शेयर के प्राइस को बढ़ा देता है। और बैड न्यूज क्या करता है, शेयर के प्राइस को गिरा देता है। मतलब जैसे ही हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी ने स्कैम किया है, उस कंपनी ने इतना लॉस कर दिया है, उस कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, ये सब टाइप का जो बैड न्यूज है उस कंपनी का रेप्यूटेशन को गिरा देता है। रेप्यूटेशन के गिरते ही कंपनी के शेयर का प्राइस तुरंत गिर जाता है। तो शेयर का प्राइस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है, उस शेयर का शेयर प्राइस जो होता है, वो कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, सभी कोई उस कंपनी का शेयर खरीदने लगता है। जैसे ही सभी कोई उस कंपनी का शेयर खरीदने लगता है, उस शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जब भी कोई कंपनी बैड न्यूज आता है उस कंपनी का, तो सब उसका शेयर को छोड़ना चाहता है, कोई उसका शेयर को रखना नहीं चाहता है, सब डर जाता है कि कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगा, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगा। लोग अपने आप ही नेगेटिव सोचने लगते हैं और अपने आप ही उसके शेयर्स को बेचने लगते हैं। जैसे ही सभी उस शेयर को छोड़ने लगते हैं, वैसे ही उसका शेयर का प्राइस गिर जाता है। एग्जाम्पल है यस बैंक। यस बैंक बीच में पता चला था कि डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जिसके जिसके पास शेयर्स था, सभी अपना अपना शेयर्स बेच के निकल रहा था मार्केट से कि नहीं, डूब गया तो जितना मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। तो गिरते हुए दाम में ही, लॉस में ही बेचकर निकल जा रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि यस बैंक का इतना लॉस का अमाउंट बढ़ गया था कि ये बैड न्यूज मार्केट में फैल गया था और शेयर का प्राइस गिर गया। बट बाद में जब एसबीआई ने यस बैंक को अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया, सभी जैसे ये न्यूज फैला कि एसबीआई ने यस बैंक को ले लिया है, तो सभी का ट्रस्ट जनरेट हो गया कि क्योंकि एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आया, वैसे ही सबका ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो गया, सभी को यस बैंक का शेयर फिर से खरीदने लगा और यस बैंक का प्राइस, शेयर का प्राइस फिर से इंक्रीज होने लगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि शेयर का प्राइस कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मार्केट को मार्केट एफिशिएंसी कब कहते हैं? मार्केट एफिशिएंसी तब कहते हैं जब उसका जो प्राइस है वो और रखा चुका है। मतलब एक कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज, और अब कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, मतलब सारा इंफॉर्मेशन यूज हो चुका है, ऐसा अब उस कंपनी से रिलेटेड मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब सोचो अभी रिलायंस का प्रेजेंट में कोई न्यूज नहीं चल रहा है, पूरा न्यूज खाली है। तो जब अभी रिलायंस से रिलेटेड कोई न्यूज मार्केट में नहीं है, मतलब उसका जो शेयर प्राइस है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो बोलेंगे रिलायंस का मार्केट अभी एफिशिएंट है। तो अभी सोचो कोई भी न्यूज नहीं चल रहा है किसी भी कंपनी को लेके, नहीं, अभी सब कुछ स्टेबल है, तो हम लोग देखेंगे शेयर प्राइस भी स्टेबल हो गया है। जब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी का हालत खराब हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं शेयर का प्राइस गिरने लग गया है। तो अब मार्केट एफिशिएंसी कब होता है, मार्केट एफिशिएंट कब होता है? जब सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी निकल चुका है मार्केट में, सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है सबके पास, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो नया कुछ आने वाला है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है, जो है अभी सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं है अभी कंपनी का। मतलब ऑल इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज्ड, सब कोई को सब कुछ पता है। So it refers to the degree to which market prices reflect all available relevant information. मार्केट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है, उससे जो वो इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इफ मार्केट आर एफिशिएंट, अगर हम कहते हैं मार्केट एफिशिएंट है, इस ये मार्केट एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्राइसेस। मतलब सारा इंफॉर्मेशन अभी निकल चुका है, मतलब सबको सब कुछ पता है, एंड सो देयर इज नो वे टू बिट द मार्केट। अभी नया कुछ करके हम कोई, मतलब कुछ भी अभी मेरे पास नया ट्रिक नहीं है, कोई प्लान नहीं है अभी मेरे पास। अभी सारा कुछ ही
मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब जो है अभी सबको पता है, बिकॉज देयर आर नो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज अवेलेबल, क्योंकि अभी प्राइस स्टेबल है, ना कम हुआ हुआ है ना ज्यादा हुआ हुआ है, अभी मार्केट एकदम स्टेबल चल रहा है। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है? देखो, एक क्लियर बात है कि EMH मतलब efficient market hypothesis is based on the fundamental that market are efficient। ये जो थ्योरी है efficient market hypothesis, ये यही थ्योरी है कि मान लो मार्केट एफिशिएंट है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन अभी सबके पास है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो सिर्फ मेरे पास है और किसी को नहीं पता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है अभी, तो मार्केट एफिशिएंट है। एंड प्राइस मेक एन इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन दिस मार्केट, प्राइस अपने आप ही मूव कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन की वजह से तो प्राइस मूव करता है, अभी प्राइस ऐसे ही मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है थोड़ा बहुत, कोई इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं, ऐसे ही मूव कर रहा है। तो इसको कहते हैं रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि देखो, रियल में सच पूछो तो प्राइस को पता करना, मतलब प्रेडिक्ट करना कि कल शेयर का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। शेयर प्राइस जितना भी हम लोग कॉपी में कैलकुलेट कर ले, फॉर्मूलाज लगा ले, रियल लाइफ में शेयर के प्राइस को एग्जैक्टली exactly पता करना कि अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, कल इसका प्राइस कितना हो जाएगा, ये रियल लाइफ में प्रेडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इस थ्योरी को रैंडम वॉक हाइपोथेसिस कहते हैं। जितने लोग भी ये प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना, रैंडमली करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर देख के करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस पता करना किसी के बस का बात नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन। एफिशिएंट मार्केट होना एक अजम्पशन है कि सारा इंफॉर्मेशन सबके पास है, मतलब कोई मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि प्राइस रैंडमली रखाता है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट में फिर भी तो प्राइस ऊपर नीचे करता है, क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंट मूवमेंट करता है, हर वक्त प्राइस किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो इंफॉर्मेशन के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा, इंफॉर्मेशन आएगा तो ही प्राइस चेंज होगा। हाँ, इंफॉर्मेशन की वजह से प्राइस चेंज होता है, बट हर वक्त नहीं होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही चेंज होगा, वो इंडिपेंडेंटली भी चेंज होता है। अभी तो कोई न्यूज नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक है, फिर भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कहते हैं रैंडम वॉक थ्योरी। प्राइस रैंडम वॉक करता है, मतलब रैंडमली अपना चलता है, कोई रीजन नहीं है। तो एफिशिएंट मार्केट इज एन इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है जो सजेस्ट करता है प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल मार्केट इंफॉर्मेशन। ये हम लोग को सिर्फ सजेस्ट करता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट, ये सिर्फ हम लोग को हेल्प करता है, सजेस्ट करता है, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करके कोई नहीं दे सकता। Hence, investors cannot have an edge over each other by analyzing the stock and adopting different market। देखो, अगर एक क्लियर बात बोले तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास होगा हर वक्त जरूरी नहीं है। सोचो कि हम कंपनी के, सोचो कि हम मारुति कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो अब हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो मेरे को मारुति कंपनी का ऐसा बहुत सारा अंदर का बात पता होगा जो आम लोगों को नहीं पता होगा। अब जो किसी कंपनी में काम करता है या इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में होता है, वो लोग खुद शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास तो इंफॉर्मेशन है ना, कल क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, उनके पास इंफॉर्मेशन है। सोचो अभी बोर्ड मीटिंग हो रहा है, मेरा कंपनी में, मारुति कंपनी में मीटिंग चल रहा है कि कल हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये वाला न्यू कार का लॉन्च करेंगे। कार लॉन्च करना एक गुड न्यूज है, हमको पता है कार लॉन्च होगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, हम क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो लोग क्लोज है मेरे, उनको बोल देंगे आज शेयर, आज मारुति का शेयर्स खरीद लो। तुम लोग बोलोगे क्यों? पर शेयर, मारुति का तो शेयर का प्राइस ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, स्टेबल हो रखा है, क्यों खरीदे अभी? हम बोलेंगे खरीद लो, बढ़ेगा, कल परसों में दाम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम कैसे ये तुम लोग को बता पाए? क्योंकि हम उस कंपनी में ऊपर का कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, हम उस मीटिंग में थे, मेरे को पता है 2 दिन में कार लॉन्च होने वाला है,
जैसे ही कार लॉन्च होगा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इसलिए हम तुम लोग को पहले से इंफॉर्मेशन दे दिए, पर ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो कुछ लोगों के पास जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। मतलब ईएमएच ना तीन तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग होता है जब किसी कुछ लोगों के पास ही सीक्रेट वे में इंफॉर्मेशन होता है और वो ही प्राइस को पहले से पता कर लेते हैं कि प्राइस बढ़ने वाला है, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सेमी स्ट्रॉन्ग होता है जब वो चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब वो सबको पता है। जब असली में कार लॉन्च हो जाएगा और शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा, तब तो पूरा इंडिया को पता चल जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और कल और बढ़ेगा। तो वो तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज सेमी स्ट्रॉन्ग। और वीक फॉर्म होता है जब किसी को भी नहीं पता है, हमारे पास सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा है कि हमेशा से मारुति का प्राइस बढ़ता आया है, कल भी बढ़ सकता है। सिर्फ हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड है मारुति का कि हमेशा मारुति का प्राइस बढ़ता है, मारुति का शेयर का प्राइस कभी भी गिरता नहीं है, हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड है। तो इसको बोलते हैं वीक। तो स्ट्रॉन्ग होता है जब कुछ लोगों के पास ही सीक्रेटली इंफॉर्मेशन होता है और वो सबसे ज्यादा यूज कर पाते हैं उस इंफॉर्मेशन को। सेमी स्ट्रॉन्ग होता है जब वो इंफॉर्मेशन आ चुका है मार्केट में और सबको पता चल चुका है, तो सभी अपने अपने हिसाब से शेयर खरीदने लगे। वीक फॉर्म में किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सब हिस्टोरिकल डेटा से अपना काम कर रहा है, उसको कहते हैं वीक। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है? द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है? द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस implies that technical trading strategies cannot provide consistent excess return because past price performance cannot predict future price action that will be based on new information. वीक फॉर्म बोल रहा है कि हमारे पास ये पास्ट प्राइस परफॉर्मेंस है, पास्ट का इंफॉर्मेशन है जो कभी भी फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कल पहले बढ़ता था तो कल भी बढ़ेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो पास्ट से कभी भी फ्यूचर प्राइस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस को पता करने के लिए न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए। ओल्ड इंफॉर्मेशन से प्राइस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। सोचो, पास्ट में मारुति का प्राइस बढ़ा था, मारुति के शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, क्यों? वो लास्ट ईयर एक कार लॉन्च किया था, तो शेयर का प्राइस बढ़ा था। अब हम आज बैठ के सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर तो मारुति के शेयर का प्राइस बढ़ा था, खरीद लेते हैं, कल को भी बढ़ेगा। पर कल को मारुति का कोई सीए स्कैम कर दिया, 100 करोड़ का स्कैम कर दिया, तब तो उसका शेयर प्राइस गिरेगा ना। तो पास्ट में वो अच्छा किया था इसलिए प्राइस बढ़ा था, फ्यूचर में वो गलत करेगा तो उसका प्राइस तो गिरेगा। तो हम पास्ट डेटा को देखकर फ्यूचर को डिटेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें न्यू इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की नहीं। और एक काम का बात है, दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो पास्ट रिकॉर्ड को देखकर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, जैसे हम लोग को क्या आता है, हम लोग को तो कुछ शेयर मार्केट का चार्ट पढ़ना नहीं आता, हम लोगों को कोई तरीके का थ्योरी नहीं आता, कोई भी हम लोग को फॉर्मूला नहीं आता, हम लोग को तो कुछ भी नहीं आता शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो हम लोग सोचो, अभी हमको शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो हम शेयर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? थोड़ा सा गूगल करते हैं, कौन सा अच्छा चल रहा है वो सब देखते हैं, और जो हमको सही लगता है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ना उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई टेक्निकल नहीं जानते हैं। मतलब चार्ट्स, टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट्स पढ़ना, थ्योरीज जानना, फिर उसको कैसे अप्लाई करें,
फिर हम लोग जो न्यूज में देखते हैं ऊपर नीचे रेट जा रहा है, वो सब अंडरस्टैंड करना, ग्राफ अंडरस्टैंड करना, हम लोग को वो सब समझ नहीं आता, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बैंक्स ये सब जब हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बट हम लोगों को नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, बस ऐसे ही पढ़ के इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके वो। तो वीक फॉर्म वाला क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड होता है। ओके मैम। हाँ, तो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे थे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट का मतलब होता है जहां पर कोई भी शेयर के प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं एफिशिएंट मार्केट। और जहां पे कोई भी आकर शेयर का प्राइस बता देगा कि ये बढ़ने वाला है, कल ये गिरने वाला है, जो कोई भी आके बता देगा, उस मार्केट को बोलेंगे इनएफिशिएंट मार्केट। तो इनएफिशिएंट मार्केट होता है जहां पर प्राइस कोई भी आकर बता सकता है, हम तुम कोई भी बैठ गया, शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत गूगल गूगल करके बता सकते हैं कि कल को शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। और एफिशिएंट मार्केट होता है जहां कोई नहीं बता सकता, कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है कि कल को शेयर प्राइस क्या होने वाला है, उसको कहते हैं एफिशिएंट मार्केट। तो अब आता है तीन टाइप का यहाँ पे फॉर्म है, ये एफिशिएंसी का तीन फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म है वीक फॉर्म। वीक फॉर्म में होता है जहां पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस लोग कर लेते हैं कि कल को शेयर प्राइस बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है, बहुत इजीली बता देते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को देखकर ही लोग बता देते हैं कि शेयर का प्राइस कल को क्या होने वाला है, उसे कहते हैं वीक फॉर्म। सबसे एफिशिएंट मार्केट का सबसे वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट क्या है, जहां पर कोई नहीं बता सकता शेयर का प्राइस। तो एफिशिएंट मार्केट का सबसे वीक फॉर्म कौन सा है, जहां पर सब बता देते, वो वीक फॉर्म है, उस मार्केट का सबसे वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म है मतलब एफिशिएंसी बहुत कम है, वहां पे कोई भी हिस्टोरिकल डेटा को देखकर थोड़ा सा स्टडी करके बता देता है, जहां पे फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। तो इसलिए हम लिखे थे इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ा सा कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, हम तुम जैसे लोग, और बता देते हैं कल को शेयर प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा से या फिर ऐसा पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो सबके पास इजिली अवेलेबल है, मतलब सबके पास अवेलेबल है। ये यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखते हैं, तो इसलिए पास्ट प्राइस यहाँ पे मेन चीज याद रखना, वीक फॉर्म है मतलब पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखकर, पास्ट न्यूज देखकर, पास्ट प्राइस को थोड़ा सा एनालिसिस करके हम लोग बता सकते हैं कल को प्राइस क्या होगा। सेमी स्ट्रॉन्ग होता है जहां पे हिस्टोरिकल से नहीं बता सकते, और यहाँ पर टेक्निकल भी काम नहीं आएगा। क्यों टेक्निकल काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सबके पास अवेलेबल है। जैसे यस बैंक को एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, हेल्प कर रहा है, फिनेंस कर रहा है, ये न्यूज मेरे पास भी है, सबके पास है। तो इसमें क्या फंडामेंटल एनालिसिस का जरूरत नहीं है, हम यस बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस क्यों देखेंगे, अभी तो हम लोग के पास न्यूज है। टेक्निकल एनालिसिस का क्या जरूरत है, रिपोर्ट चार्ट ये सब क्यों देखें, न्यूज तो हम लोग के पास अवेलेबल है। तो सेमी स्ट्रांग होता है जहां पर हम लोग पता कर सकते हैं कल को क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि ये न्यूज आ चुका है, मीडिया में आ चुका है, न्यूज़पेपर पे आ चुका है, ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है। तो सभी उसका शेयर प्राइस डिटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है जिसमें पब्लिकली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग में। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है अगर हम रिलायंस के बोर्ड मीटिंग में हैं और मेरे को अभी के अभी पता चल गया है कि कल वो कुछ लॉन्च करने वाला है, तो ये एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। हम ये जाकर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बता दिए, उन लोगों ने शेयर खरीद लिया, लोगों को भी मार्केट में भी ये न्यूज नहीं आया है, बट मैंने क्या किया, जाके अपने रिलेटिव्स ये सबको बता दिया, उन लोगों ने पहले ही शेयर खरीद लिया है। जैसे ही कल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सबको पता चल गया कि शेयर का प्राइस बढ़ गया, पर मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने शेयर पहले ही खरीद रखा था, तो उन्हें बेनिफिट हो गया। तो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन हम लीक आउट किए हैं, हम कंपनी के प्राइवेसी को लीक आउट किए हैं। बाकी कंट्रीज में ये लीगल है, बट इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगल। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब इनसाइडर नॉलेज लेकर किसी को हेल्प कर देना।
जो अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है, जहां पर वो इंफॉर्मेशन और किसी के पास नहीं है, पर ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इवन इनसाइडर नॉलेज कैन इन्वेस्ट। पर सिंपल सा बात है, इनसाइड हम शुरू में बोले थे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही प्राइस डिटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग से भी जरूरी नहीं है कि हम प्राइस डिटेक्ट कर लेंगे, हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म यही कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे पास है तो वही लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बाकी और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो वीक फॉर्म में है, हिस्टोरिकल डेटा से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। सेमी स्ट्रॉन्ग में है, हम जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है हम उससे कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से हम कर सकते हैं, पर इनसाइडर ट्रेडिंग भी काम नहीं आएगा।